बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। FSC फिज़िक्स चैप्टर नंबर 17 लेक्चर नंबर 4। मैं हूँ रशमत अली, MPhil फिज़िक्स असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िक्स ख्वाजा फरीद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज प्रीमियर। हम चैप्टर नंबर 17 के इससे पहले 3 लेक्चर गुजार चुके हैं, तो कुछ डेफिनेशंस का ताल्लुक सबका डेफिनेशन से है। हमारा ये चैनल है फिज़िक्स जोन एकेडमी। आज का जो आर्टिकल है वो स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल। बेसिकली दिस इज लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड पंजाब बोर्ड के मुख्तलिफ एग्ज़ाम में ये आर्टिकल एज ए लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का आया हुआ। हम इसको डिटेल से देखना चाहते हैं। सबसे पहले स्ट्रेन, बेसिकली नाम है डिफॉर्मेशन का, और डिफॉर्मेशन 2 तरह की होती है, एक्सटेंशन या कंप्रेशन। तो जब किसी मटेरियल को कंप्रेस किया जाए या डिफॉर्म किया जाए, मीन्स कंप्रेस या एक्सटेंड किया जाए, तो हमें किसी फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो एक्सटेंशन या कंप्रेशन जो पैदा हो रही है, और फोर्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो वर्क पैदा होता है। वो वर्क उस स्ट्रेच्ड मटेरियल में स्टोर हो जाता है एज ए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बस शर्त ये है कि वो जो लगाएगी फोर्स वो इलास्टिक लिमिट के अंदर हो। तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी है क्या। अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन डिफॉर्म्ड मटेरियल्स इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। तो जो मटेरियल को हम डिफॉर्म करते हुए जो वर्क करते हैं और वो वर्क एज ए एनर्जी स्टोर हो जाता है, उसको हम स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। तो इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है मैकेनिकली। तो मैथमेटिकली इसकी 2-3 फॉर्म्स हैं जो इस आर्टिकल में इस्तेमाल हुई और लेटर में इस्तेमाल होते हैं। ये फार्मूला वेल नोन है चैप्टर नंबर 17 फर्स्ट ईयर फिजिक्स में। चैप्टर नंबर 7 में फर्स्ट ईयर फिजिक्स में उन्हें ये पढ़ा था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर 1/2 kx²। लेकिन उसमें हमने लिया था स्प्रिंग के जो ना वो स्प्रिंग कांस्टेंट और x जो वो एक्सटेंशन है। तो इस मौजूदा कंडीशन में डेल्टा एल चेंज इन लेंथ है, यहाँ पे आप डेल्टा एक्स भी लगा सकते हैं या इसी तरह कोई और पैरामीटर लगाया जा सकता है। ये फार्मूला और इसका दिया हुआ है E मल्टीप्लाई बाय L² और ओवर कैपिटल L। E जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर, L एक्सटेंशन प्रोड्यूस या कंप्रेशन प्रोड्यूस, और कैपिटल L है ओरिजिनल लेंथ। तो इसी के कॉर्ड फॉर्म में L अगर टोटल एक्सटेंशन है और F टोटल फोर्स है, वही पोटेंशियल एनर्जी इस शक्ल में भी लिखी जा सकती है। ये मुख्तलिफ फार्मूला अजीज तलबा MCQs के लिहाज से बड़े अहम हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन इस हवाले से बनता है, अगर हम लेंथ को एक्सटेंशन को दुगना करते हैं तो स्ट्रेन एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, हाफ का, इस तरह इसमें भी इस्तेमाल हो सकता है एक्स के लिहाज से। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में एज वेल एज इन MCQs में बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम इसको प्रोसीड करते हैं ऑन लार्जर स्केल पर। अगर सपोज कर लें एक वायर है, उस वायर को किसी सपोर्ट के साथ हमने सस्पेंड किया, एक हैंगर ले लिया, हैंगर में हमने कुछ मुख्तलिफ वेट्स लगाए, बाट लगाए, और हम समझते हैं कि उनका वेट जो ना वेक्टर क्वांटिटी फोर्स है, बेसिकली जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वेट जो ना फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस वायर में एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी। जैसे जैसे ये वेट इंक्रीज करते जाएंगे एक्सटेंशन बढ़ती जाएगी। अगर हम ये ख्याल रखें कि ये जो फोर्स है
ये इलास्टिक लिमिट के अंदर हो। इलास्टिक लिमिट क्या है, इससे पहले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस की वो अमाउंट है कि अगर हम वो फोर्स या स्ट्रेस हटा दें तो बॉडी दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, शेप में आ जाए, तो उसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। यानी अगर हम किसी भी लम्हे 1 by 1 या ऑल ऑफ द वेट्स रिमूव कर दें तो वायर अपनी ओरिजिनल शेप में, साइज में, लेंथ में आ सकती है। लेकिन अगर हम वेट बढ़ाते जाएंगे इलास्टिक लिमिट के अंदर तो एक्सटेंशन भी उसमें बढ़ती जाएगी। तो अगर हम सपोज कर लें एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, मुख्तलिफ वेट्स मौजूद हैं, तो हम उन वेट्स को चेंज करते जाएं और करस्पॉन्डिंग चेंज इन लेंथ, जो इंक्रीज इन लेंथ है, वो भी हम उसको अकाउंट करते जाएं। हम ऐसा करते हैं कि एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में एक तरफ सीरियल नंबर, फोर्स, फिर एक्सटेंशन प्रोड्यूस, डेल्टा इज एक्सटेंशन, इनकी मुख्तलिफ फोर्सेस की निस्बत से जो मुख्तलिफ एक्सटेंशन है वो रिकॉर्ड करते जाते हैं। तो उनको हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये ग्राफ बेसिकली फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ कहलाएगा। एक्सटेंशन अलोंग एक्स एक्सिस और फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। तो ये इलास्टिक लिमिट का रीजन रखा गया, ओ से बी, बी से सी, सी से एच, ये ग्राफ। अब फर्दर हम क्या करते हैं कि इसका वर्क मालूम करते हैं। वर्क मालूम करने के बहुत से तरीके हैं। चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर फिजिक्स में हमने सीखा है। अगर सपोज कर लें कि कांस्टेंट फोर्स हो तो वर्क मालूम करना आसान, डायरेक्टली फोर्स जितनी और जितना डिस्प्लेसमेंट उससे हम वर्क निकाल सकते हैं। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल हो तो उसका तरीक़ेकार क्या है, हम पूरे पाथ को छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड करते हैं और हर एलिमेंट के अलग-अलग वर्क निकालते हैं। बेसिकली फिर उसको एरिया मेथड से कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया एक छोटे पार्ट का, फिर दूसरे छोटे पार्ट का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, ऐसा सो ऑन। जितने छोटे छोटे एलिमेंट्स हों, पार्ट्स हों, तमाम का वर्क निकालेंगे और उनको सम अप करेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा। तो सपोज कर लें ये फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ है, इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हैं। इनिशियल स्टेज हम लेते हैं कि फर्ज कर लें कि ओ ए बी ये ट्रायंगल शेप में एरिया का इसका ग्राफ का हमने देखा है। तो इसमें देखें जब फोर्स हम अप्लाई करें तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है, वर्क तो ये नहीं होना। वो वर्क जो है ना, सपोज कर लें ओ से ए तक जो एक्सटेंशन है इनिशियल, वो हम सपोज कर लेते हैं L1 है। और L1 ये फोर्स जो इसमें होगी वो वेरिएबल होगी। मुख्तलिफ पॉइंट पे ये फोर्स मुसलसल इंक्रीज हो रही है। तो उसका आसान तरीका वैसे तो सिंपल फॉर्म ये है कि L1 मल्टीप्लाई बाय फोर्स, ये सिंपल वर्क है अगर फोर्स कांस्टेंट हो। लेकिन क्योंकि हम देखते हैं फोर्स वेरिएबल है तो वर्क जो होगा एक्यूरेट नहीं होगा। अगर एक्यूरेसी चाहिए तो पूरी एक्सटेंशन को हम स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं जिसकी एक्सटेंशन जो है डेल्टा एक्स के बराबर। तो फिर इसमें कोई एक जो ना एरिया हम ले लें, उसको हम कर लेते हैं शेडेड। उसके लिए डेल्टा एक्स और उसमें जो फोर्स है वो हम सपोज कर लेते हैं F1। F1 फोर्स जो है ना वो अप्रॉक्सीमेटली कह लें कि कांस्टेंट है, डेल्टा एक्स के दौरान चेंज नहीं हो रही। तो F1 इज कांस्टेंट इन डेल्टा एक्स। वर्क इन ईच स्टेप, हर स्टेप में जो वर्क है कैन बी फाउंड द एरिया ऑफ स्टेप्स। अलग-अलग उनका स्टेप्स का एरिया मालूम करें। फॉर टोटल वर्क the work done will be equal to the area of triangle OAB। ये मेथड हमारे पास पुराना है। वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। क्योंकि ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया किसके बराबर होता है, इसका जनरल फार्मूला है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड। तो इसमें बेस जो है ना OA के बराबर है और अल्टीट्यूड है AB के बराबर। ये उनकी सिंबल्स लिखी। OA रिप्रेजेंट कर रहा है L1 को और AB रिप्रेजेंट कर रहा है F1 को। ये आपके पास वर्क आ गया। ये वर्क बेसिकली क्या होगा, एनर्जी गेन्ड बाय द वायर मॉलिक्यूल्स। और वो एनर्जी कहाँ से मिली,
बुनियादी तौर पे मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक तमाम चीज़ें, तमाम सॉलिड्स, एटम्स मॉलिक्यूल पे मुश्तमिल होते हैं। तो जब उनको फोर्स लगती है तो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस होते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस होने का जो नई पोजीशन आ गई वो उनमें उनको हम कहेंगे एक्सटेंशन। तो नई मेन पोजीशन से डिस्प्लेस होके जो वर्क हुआ वो W1 हुआ L1 की फॉर्म में। तो यही वर्क जो ना उसमें स्टोर हो जाएगा एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, और इस पोटेंशियल एनर्जी को हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अब यही इक्वेशन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को मद्देनजर रखते हुए हम उस शक्ल में ला सकते हैं। तो अगर हम सपोज कर लें उस मटेरियल ऑफ वायर की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E हो और उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हो और उसके साथ L जो ना उसकी ओरिजिनल लेंथ हो, तो फिर हम यंग्स मॉडुलस से इस्तेमाल करें। वो होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो स्ट्रेस फोर्स F1 ओवर A, स्ट्रेन लेंथ L1 ओवर L, ये अगर हम मैनेज करें F1 के लिए तो EA ओवर L कैपिटल मल्टीप्लाई बाय L1, ये फोर्स इस इक्वेशन में इक्वेशन 2 इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 में। तो लिहाजा सिंपलीफाई करें, वही इक्वेशन 2 से वैल्यू ली F1 की और इक्वेशन 1 में इसको सब्स्टिट्यूट किया तो ये रिलेशनशिप आ गया। L1 दो मरतबा है तो इसका हम स्क्वायर बना लेते हैं। E, A और L ये तीनों कॉन्स्टेंट्स हैं। E उस मटेरियल के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट और L ओरिजिनल लेंथ है। इनको यकजा कर लें, उसकी जगह हम K लिख लेते हैं। E A और L, K स्प्रिंग कांस्टेंट या इलास्टिक कांस्टेंट है। तो अगर हम इसकी डायमेंशन के लिहाज से कैलकुलेट करें तो इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम होगी। सिमिलरली अगर सपोज करें मजीद वेट ऐड करते जाएं तो ग्राफ हमारा बताएगा O से B से C तक चले जाएंगे, तो उसके में एक्सटेंशन भी मजीद पैदा होगी, यानी L1 से L2 में चले गए तो इनका वर्क जो होगा अब होगा ट्रेपेजियम ABCD, इसका एरिया जो वर्क डन के बराबर होगा। तो एरिया मेथड इज वैलिड फॉर लीनियर नॉन लीनियर पार्ट्स। ग्राफ के कुछ हिस्सा स्ट्रेट लाइन है और कुछ में कर्व आ गई, तो दोनों हिस्सों के लिए ग्राफ मेथड ज़्यादा बेहतर है। तो इस पूरी एक्सटेंशन में, पूरे एक्सपेरिमेंट में जो टोटल वर्क होगा वो हम देखते हैं कि एरिया ऑफ O डेल्टा OGH के बराबर, ये एक नॉन ट्राइंगुलर और तकरीबन इसको हम ट्राइंगुलर शेप में ही कहेंगे। तो इसका जो एरिया होगा जस्ट हमें L1 को रिप्लेस करना है और उसकी जगह L लिख लेंगे। बचा ये मटेरियल E A और L और ये 1/2 ये कांस्टेंट है, एज इट इज होंगे। तो ये वर्क जो है वो स्टोर हो जाता है एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो उसको हम लिख सकते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करें, वो बेसिकली वर्क ही कन्वर्टेड है, तो उसी वैल्यू को यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो लिहाजा U जो होगा ये हम पहले लिख चुके हैं ऊपर कि E A ओवर L जो है वो K है स्प्रिंग कांस्टेंट, तो ये एनर्जी स्टोर्ड होगी इन डिफॉर्म मटेरियल और इसी को हम स्ट्रेन एनर्जी कहेंगे। आज का लेक्चर इख्तिताम का पॉइंट है। अल्लाह हाफ़िज़।